जो इतिहासकार, जो हिस्टोरियन हम लोगों को यह बताते हैं कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, गलत है। अंग्रेजों ने इसको कुचल डाला। 1860 को इंडियन पीनल कोड भारत में लागू किया और इंडियन पीनल कोड में इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सभी लोग समान माने जाएंगे, अंग्रेजों का कानून था। और इसीलिए कंपनी लॉ ने नंद कुमार देव नाम के ब्राह्मण को फांसी पर चढ़ाया था और ब्राह्मणों ने उसी समय समझ लिया कि अंग्रेजों के राज में ब्राह्मणों का भला होने वाला नहीं है, इसलिए ब्राह्मणों ने इसके विरोध में आंदोलन चलाया था। यह कोई प्रजा का आंदोलन नहीं था। 1857 के आंदोलन में प्रजा शामिल नहीं थी। यह आंदोलन के विफल होने का सबसे बड़ा कारण प्रजा इसमें शामिल नहीं थी। रजवाड़े शामिल थे, क्योंकि बहादुर शाह जफर एक रजवाड़े का, दिल्ली का बादशाह था, रजवाड़े शामिल थे और अंग्रेजों से दुखी थे। वो रजवाड़े ये लड़ाई लड़ रहे थे और वो अपना राज स्थापित करना चाहते थे, ये मामला था। ये कोई आजादी का आंदोलन नहीं था। और इसलिए साथियों, 1860 को इंडियन पीनल कोड ना केवल अंग्रेजों ने स्थापित किया, बल्कि अंग्रेजों ने हम लोगों को गुलाम नहीं बनाया। ब्राह्मणों के गुलामी से आजादी, ब्राह्मणों के गुलामी से हम लोगों को आजादी मिले, इसके लिए अंग्रेजों ने हमारे लोगों को मदद की। ज्योतिराव फुले ने जो स्कूल खोला था उसको अंग्रेज आर्थिक मदद करते थे, उसका दस्तावेजी एविडेंस उपलब्ध हुआ। जब हरिभाऊ नरके को मैंने दिल्ली लंदन भेजा तो वहां वो लेटर मिला ज्योतिराव फुले का, जिसमें ज्योतिराव फुले ने लिखा कि स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ रही है, आप जितनी मदद देते थे उतनी मदद से अब स्कूल चलाना मुश्किल हो रहा है, इसलिए मदद बढ़ा ही जाए। इससे प्रमाणित होता है कि अंग्रेज लोग हमारे स्कूलों को हेल्प करने के लिए आर्थिक मदद देते थे। इसका मतलब यह है, इससे सिद्ध होता है कि अंग्रेजों ने बहुत सारे कानून बनाए, अंग्रेजों ने हमारे लोगों को मिलिट्री में भर्ती किया, अंग्रेजों ने अछूतों को मिलिट्री में भर्ती किया, अंग्रेजों ने शूद्रों को मिलिट्री में भर्ती किया। मिलिट्री में कानून था कंपलसरी एजुकेशन, समाज में कंपलसरी एजुकेशन नहीं था, मगर मिलिट्री में कंपलसरी एजुकेशन था। जो भी मिलिट्री में होता था उनके बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन होता था। इसी वजह से बाबा साहब आंबेडकर को कंपलसरी एजुकेशन के तहत एजुकेशन मिल रहा था। इसका मतलब यह है कि अंग्रेज ब्राह्मणों के गुलामी से हमारे लोगों को आजादी मिले, इसके लिए हम लोगों को मदद कर रहे थे। अंग्रेज हमको गुलाम बनाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। अंग्रेज ब्राह्मणों के गुलामी से हमें आजाद कर रहे थे और आजाद करके ब्राह्मणों के बराबरी में लाना चाहते थे। ये बातें कहीं पर भी नहीं मिलने वाली, बहुत खास बात आप लोगों को बता रहा हूं। और इसलिए अंग्रेजों ने ऐसे बहुत सारे कानून भारत में लागू किए। इंडियन पीनल कोड इक्वलिटी बिफोर लॉ पर खड़ा था। मनुस्मृति का कानून ऐसा नहीं था। अंग्रेजों ने आते ही सबसे पहले ब्राह्मणों का कानून बनाने का अधिकार खत्म कर दिया और उनके सारे कानून खत्म कर दिए। इंडियन पीनल कोड लागू होने का मतलब ब्राह्मणों का कानून लागू नहीं होगा। बहुत खास बात बता रहा हूं आप लोगों को। ये वो बातें थी जिस कानून ने हमें, एक ही कानून ने, इक्वलिटी बिफोर लॉ ने, इंडियन पीनल कोड ने अछूतों को, शूद्रों को, आदिवासियों को ब्राह्मणों के एकदम बराबरी में लाकर खड़ा कर दिया। अंग्रेजों ने हमें गुलाम नहीं बनाया, ब्राह्मणों ने गुलाम बनाया। उस गुलामी से आजादी के लिए वो हमारे लोगों को मदद कर रहे थे, गुलाम बनाने के लिए नहीं। 1885 को चटर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी ब्राह्मणों ने, गोखले, आगरकर, तिलक ब्राह्मणों ने कांग्रेस की स्थापना की और कांग्रेस का अध्यक्ष आईसीएस रिटायर्ड ऑफिसर सर ह्यूम, एक अंग्रेज आईसीएस रिटायर्ड ऑफिसर को बनाया।
कांग्रेस का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष अंग्रेज था। काय के लिए बनाया जानते हो? ब्राह्मणों ने अंग्रेज को, आईसीएस रिटायर्ड ऑफिसर को कांग्रेस का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। काय के लिए बना जानते हो? अंग्रेजों को मैसेज देना चाहते थे कि जिस तरह से 350 साल तक मुगलों की राज हमने भारत में स्थापित किया, उस तरह से ब्राह्मणों का राज भी भारत में स्थापित करने के लिए मदद करेंगे। और इसके लिए अंग्रेजों को एक काम करना होगा। क्या काम करना होगा? जिस तरह से अंग्रेज शासन में हिस्सेदारी देते थे, उसी तरह से अंग्रेज भी हम लोगों को प्रशासन में हिस्सेदारी दे। अगर अंग्रेज प्रशासन में हिस्सेदारी देने का काम करते हैं तो मुगलों की तरह अंग्रेजों का राज भी भारत में स्थापित करने की हम कोशिश करेंगे, पूरा मदद करेंगे। अंग्रेज और ब्राह्मण मिलकर भारत की प्रजा को गुलाम बनाकर रखेंगे। सबूत चाहिए? आपको सबूत देता हूं। 1918 को साउथ ब्रो कमीशन भारत में आया। शाहू महाराज के कहने पर भास्करराव जाधव और बाबा साहब आंबेडकर ने विधिमंडल में रिप्रेजेंटेशन की मांग की। तिलक को समझ में आया ये आंबेडकर का काम नहीं हो सकता, ये भास्करराव जाधव का दिमाग नहीं हो सकता, ये जरूर शाहू महाराज का ही दिमाग होगा, क्योंकि वो जाति न्याय रिप्रेजेंटेशन की वकालत करते थे। जो शाहू महाराज बोलते थे, राजा आदमी था मगर दूर तक देखते थे। उनका लिटरेचर पढ़ो। तिलक को बात समझ में आई कि इसके पीछे शाहू महाराज है, इसलिए शाहू महाराज को संदेश देना होगा। शाहू महाराज को संदेश देने के लिए अगर कोल्हापुर संस्थान में जाते हैं तो कोल्हापुर संस्थान में शाहू महाराज का राज है। और शाहू महाराज केवल राजा ही नहीं है, पहलवान भी है। अगर मैं कोल्हापुर में जाता हूं तो पटक पटक कर भी मार सकता है। इसलिए बाल गंगाधर तिलक कोल्हापुर नहीं गए। कोल्हापुर के बॉर्डर पर अथनी नाम का गांव है और वो गांव अंग्रेजों के नियंत्रण में है, शाहू के नियंत्रण में नहीं है। इसलिए वो गांव में गया, एकदम बॉर्डर पर। वहां गया, वहां सम्मेलन लिया, सम्मेलन में भाषण दिया। भाषण में तिलक ने कहा, तेली, तंबोली और कुनभटों को संसद में जाकर क्या हल चलाना है। कुनबी को कुनबी भी नहीं कहा, कुनबी को कुनभट कहा। कुनभट का मतलब होता है गाली दिया। ज्योतिराव फुले जब रायगढ़ से शिवाजी महाराज के समाधि को धोकर साफ करके दर्शन लेकर नीचे उतर रहे थे तो ग्राम जोशी जो ब्राह्मण था उसने ज्योतिराव फुले को नीचे उतरते ही कहा, त्या कुनभटाची पूजा करण्यासाठी गेला होतास। ब्राह्मण ऐसे ही बोलता ना मराठीतून, नाकातून। त्या कुनभटाची पूजा करण्यासाठी गेला होता। वो जो ग्राम जोशी है वो शिवाजी महाराज को ऐसा बोल रहे थे और ज्योतिराव फुले को बोल रहे थे, क्या कुनभटाची पूजा करने गेला होता। इसका मतलब है ब्राह्मण जानते थे छत्रपति शिवाजी महाराज कुनबी है। हिस्टोरिकल बात आपको बता रहा हूं। अगर शिवाजी महाराज कुनबी थे, यशवंतराव, वसंतराव, शिवाजी राव, शरद राव एंड एनी अदर राव एंड बचा खुचा राव, कितने लोगों के नाम ले। अगर शिवाजी महाराज कुनबी थे तो ये कैसे कुनबी नहीं है, ये भी मराठा, ये मराठा कैसे है, और वो शिवाजी महाराज कुनबी कैसे है। अगर शिवाजी महाराज कुनबी है तो ये मराठा कैसे है। समझ रहे हो ना, बहुत खास बात बता रहा हूं। मराठा शब्द जो है ये रामदास का महाराष्ट्र धर्म वाढवावा, महाराष्ट्र धर्म वाढवावा, मराठा तितुका मेळवावा, मालूम है। रामदास का दासबोध में लिखा हुआ है, महाराष्ट्र धर्म वाढवावा, मराठा तितुका मेळवावा। ये शिरपतराव शिंदे ने विजयी मराठा नाम का एक पेपर चलाया था महाराष्ट्र में, बहुत ज्यादा हुआ, 100 साल हुए होंगे। और इसलिए मराठा शब्द का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, मराठा शब्द का इतिहास 100 साल से लंबा नहीं है। नॉर्थ इंडिया में जितने भी यादव लिखते हैं वो कोई भी यादव नहीं है। कृष्ण के साथ यदुवंश शब्द लिखा हुआ है,
ये जितने भी अहीर लोग हैं, ये अहीरों ने अपने को यादव लिखना शुरू कर दिया और इस तरह से कृष्ण के साथ संबंध जोड़ा। कृष्ण का संबंध गीता से, गीता का संबंध महाभारत से। इसका मतलब है जो अहीर है वो यादव बन गए और अहीरों का ब्राह्मणाइजेशन हो गया और कुंभी का मराठाइजेशन, ये ब्राह्मणाइजेशन है। कुंभी का मराठाइजेशन ये ब्राह्मणाइजेशन है। इसके पीछे ब्राह्मणों का षड्यंत्रकारी दिमाग भी कार्यरत है। वो कैसे? क्योंकि कुंभी शब्द के बारे में इतिहास में ब्राह्मणों ने बहुत बार गाली गलौज किया। जैसे ये बात आपको बता रहा हूं, तिलक के तेली, तंबोली और कुंभटों को संसद में जाकर क्या हल चलाना है, हो गया गाली कुंभट, ये ब्राह्मण ने दिया। अगर ये नाम चेंज नहीं होता है, मराठा कुंभी का नाम मराठा चेंज नहीं होता है, तो ये सारे के सारे मराठा कुंभी के नाम पर उस इतिहास के साथ जुड़े रहेंगे। अगर उस इतिहास के साथ जुड़े रहेंगे तो वो ब्राह्मण लोगों ने हमारे पुरखों को गाली दी, ये उनको हमेशा सलता रहेगा और इसलिए ये आंदोलन उनके विरोध में जारी रहेगा। ये डिटैच करने के लिए, कुंभियों के इतिहास से मराठा बनाकर डिटैच करने के लिए ये षड्यंत्र का हिस्सा है। जब ज्योतिराव फुले उतर रहे हैं और ग्राम जोशी कहता है त्या कुंभटाची पूजा करण्यासाठी गेला होतास, ये इतिहास कुंभी के साथ जुड़ा हुआ है। अगर ये इतिहास कुंभी के साथ जुड़ा हुआ है, अगर मराठा बना दिया जाता है तो मराठा कुंभी के साथ जुड़ा हुआ इतिहास अपना इतिहास मानना बंद कर देता है और इस तरह से वो अपमान जो कुंभी के साथ जुड़ा हुआ है उस अपमान को अपना अपमान मानने से इनकार कर देता है। ये षड्यंत्र ब्राह्मणों का इसके पीछे कार्यरत है, ये समझना जरूरी है। फिर मराठा बनाने से एक और ब्राह्मणों को षड्यंत्र करने का मौका मिलता है। मराठा बनाने के बाद उनको क्षत्रिय बनाने का कार्यक्रम चलाया जा सकता है। अगर मराठा क्षत्रिय बन जाता है तो वर्ण व्यवस्था में दूसरे नंबर का वर्ण बन जाता है। मराठा जब दूसरे वर्ण का वर्ण बन जाता है, जब वो सत्य शतक में जाता है तो ब्राह्मणों के विरोध में आंदोलन शुरू करता है। जब वो वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय बन जाता है तो वो ब्राह्मणों का समर्थक बन जाता है। महाराष्ट्र में यशवंतराव, वसंतराव, शरद राव, शिवाजी राव, एनीधर राव ये ब्राह्मणों के पक्ष में खड़े हैं, तो उसका ये कारण। बात समझ रहे हो? ये साधारण मामला नहीं है। ये जो मराठा सत्यशोधक में जब रहते हैं तो ब्राह्मणों के विरोध में रहते हैं और जैसे ही मराठाइजेशन हो जाता है, वह जब कुंभी रहते हैं तो सत्यशोधक में रहते हैं, जब मराठा हो जाते हैं तो क्षत्रिय हो जाते हैं, क्षत्रिय हो जाते हैं तो ब्राह्मणों की वर्ण व्यवस्था बचाने के काम में लग जाते हैं और इस तरह से ब्राह्मण के बजाय मराठा वर्ण व्यवस्था बचाने के काम में लग जाता है, ब्राह्मणों का वर्चस्व बनाए रखने के काम में लग जाता है। ये जो सारी बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये आजादी के आंदोलन के संबंध में बता रहा हूं। यशवंतराव चौहान इसीलिए कांग्रेस के झांसे में फंस गए। यशवंतराव चौहान ने शेतकरी कामकरी पार्टी को खत्म किया, यशवंतराव चौहान ने रिपब्लिकन पार्टी को खत्म किया और ऐसा करके यशवंतराव चौहान ने भारत में ब्राह्मण राज की स्थापना करने के लिए ब्राह्मणों को मदद की। जब ब्राह्मण राज मजबूत हो गया और यशवंतराव बूढ़ा हो गया, जब यशवंतराव बूढ़े हो गए तो मेडिकल में जाने की, ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता हो गई। मेडिकल में दिल्ली में यशवंतराव चौहान का ट्रीटमेंट करने का काम नहीं हुआ और इस वजह से, सही ट्रीटमेंट ना होने की वजह से यशवंतराव का मृत्यु हो गया। ऐसा आरोप उनके मानस पुत्र शरद पवार ने अखबार में किया। बराबर है प्रवीण? अगर यशवंतराव चौहान ने रिपब्लिकन पार्टी को खत्म करने का काम नहीं किया होता, शेतकरी कामकरी पार्टी को खत्म करने का काम नहीं किया होता तो ब्राह्मण राज मजबूत नहीं होता। अगर ब्राह्मण राज मजबूत नहीं होता तो यशवंतराव का ट्रीटमेंट बढ़िया होता और शायद और 10 साल यशवंतराव जीवित रहते। यशवंतराव अकाली मर गए तो कारण यशवंतराव खुद है। यशवंतराव अकाली मर गए, इसके कारण यशवंतराव खुद है। यशवंतराव ने ब्राह्मण राज मजबूत किया, इस वजह से यशवंतराव 10 साल पहले मर गए। नहीं मरने चाहिए थे मगर मर गए, क्या करें। साथियों, ये सारी बातें जो है ये अहम है और इसलिए बाल गंगाधर तिलक 1958 में अथनी में गए और भाषण दिया।
तेली तंबोली और कुनभटों को कुनबी भी नहीं कहा, कुनभट कहा, गाली देकर कहा। संसद में जाकर, विधिमंडल में जाकर क्या हल चलाना है? संसद कोई भूमि है जिस पर हल चलाया जाए? पब्लिक मीटिंग में कहा। और काय के लिए कहा जानते हो? अथनी में ऐसा क्यों कहा? पुणे में भी कह सकता था, अथनी में क्यों कहा? कोल्हापुर तक आवाज जानी चाहिए। समझ रहे बात को? ऐसे ही बगैर प्लान का नहीं अथनी में गया था, क्योंकि 1958 में बाबा साहब आंबेडकर और भास्करराव जाधव ने विधिमंडल में जो रिप्रेजेंटेशन की मांग की थी शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास के लिए, उसके विरोध में यह बात कर रहा था तिलक। हमारे लोग बहुत सारे यहां मास्टर होंगे और स्कूलों में पढ़ाते हैं तिलक का नाम लेकर। क्या पढ़ाते हैं? स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे। जब हमारे मास्टर लोग स्कूलों में पढ़ाते हैं तो उनकी 34 की चाटी 64 की हो जाती है, जैसे उनके बाप दादा की आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तिलक, जैसे उनके बाप दादा की आजादी लड़ा रहा था। तिलक का स्वराज्य का आंदोलन था, तिलक के स्वराज्य का आंदोलन था। इस स्वराज्य के आंदोलन के बारे में तिलक ने जो भाषण दिया यवतमाल में, भुसावल में, आकोला में, उस भाषण में तिलक ने क्या कहा? देखो, तिलक ने स्वराज्य के संबंध में भाषण दिया। स्वराज्य के बारे में हमारे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को कुछ पता नहीं है। स्वराज्य में और स्वतंत्रता में क्या फर्क है अनपढ़ों को पता नहीं है, पढ़े लिखे को भी पता नहीं है कि स्वराज्य में और स्वतंत्रता में क्या अंतर होता है। देखो, स्वराज्य क्या है आपको बताता हूं। तिलक ने स्वराज्य के बारे में क्या कहा? तिलक ने स्वराज्य के बारे में मराठी में कहा, स्वराज्याचा अर्थ हा नव्हे की इंग्रजांना भारतातून पळवून लावावे। स्वराज्य का यह अर्थ नहीं है कि अंग्रेजों को भारत से भगाया जाए। तो फिर स्वराज्य का क्या अर्थ है? तिलक ने बताया, स्वराज्य का यह अर्थ है, हमारे मनुस्मृति में प्राचीन काल में लिखा हुआ है, राजा जब राज्य शकट अर्थात प्रशासन चलाता था तो उस समय के लर्न ब्राह्मणों को लेकर राजा प्रशासन चलाता था। आज का राजा अंग्रेज है। अगर अंग्रेज आज के लर्न ब्राह्मणों को लेकर प्रशासन चलाना चाहता है तो अंग्रेजों का राजा हमारा भी राजा होगा, अंग्रेजों का सम्राट हमारा भी सम्राट होगा। अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है, अंग्रेज यहां ही रह सकते हैं, अंग्रेजों का राजा हमारा भी राजा होगा। स्वराज्य अगर मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ दूं कि स्वराज्य का क्या अर्थ है, आप देख लेना, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप अर्थ नहीं निकाल पाओगे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि ब्राह्मण अंग्रेजों को मांग कर रहे थे, शासन तुम्हारा, प्रशासन हमारा। मुगलों का 350 साल तक राज स्थापित किया और कभी आजादी का आंदोलन नहीं चलाया। देख लेना इतिहास। इसी तरह से कभी हमने मुगलों के विरोध में आजादी का आंदोलन नहीं चलाया, तुम्हारे विरोध में भी आजादी का आंदोलन नहीं चलाएंगे। तुम शासक रहो, हम प्रशासक रहते हैं। शासन तुम्हारा, प्रशासन हमारा। तिलक जो कह रहे थे अंग्रेजों को, तिलक क्या कह रहे थे? शासन तुम्हारा, प्रशासन हमारा, दोनों मिलकर भारत के प्रजा को गुलाम बनाकर रखते हैं। ब्राह्मणों ने अंग्रेजों का विश्वास पैदा करने के लिए और बात कही। क्या कहा? तिलक ने आर्टिक्ट होम इन द वेदास में लिखा, जिस तरह से तुम अंग्रेज लोग विदेशी हो, हम भी विदेशी है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, तुम विदेशी हम भी विदेशी है। इंदिरा गांधी के नाम जवाहरलाल ने लेटर लिखे, कहा हम विदेशी लोग हैं, भारत की सेवा करने के लिए आए हैं और सेवा करने के लिए प्रधानमंत्री बनना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री बने बगैर सेवा करना संभव नहीं है।